हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी चर्चा चल रही है न्यूट्रिशन साइंस में, और हम न्यूट्रिशन साइंस में देख रहे हैं विटामिन। विटामिन में भी हम देख रहे हैं जल में घुलनशील विटामिन के बारे में। हमने विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5 और विटामिन B6 के बारे में पूरी चर्चा कर ली है। इसकी कमी, इसकी अधिकता, इसकी प्राप्ति के स्रोत, इसके कार्य, इसकी विशेषताएं हमने सब पर चर्चा कर ली है। आज हम देखेंगे विटामिन B7 के बारे में। आपसे विटामिन B7 नहीं पूछा जाएगा, आपको इसके रासायनिक नाम को ध्यान रखना है, बायोटिन। आपको बायोटिन का नाम ही मिलेगा, विटामिन B7 अब आपको नहीं मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं, इसका रासायनिक नाम तो आपने देख ही लिया, सुन ही लिया, क्या बायोटिन होता है। सन 1931 में कोजेलियम टोनिस ने इसे अंडे के पीले भाग से पृथक किया और इसका नाम क्या रख दिया, बायोटिन। तो इसका नाम किसने दिया था, कोजेल, तथा टोनिस ने अंडे के पीले भाग से अलग करके 1931 में इसका नाम रखा था बायोटिन। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और इसका अन्य नाम क्या हो जाता है, इसका अन्य नाम में सबसे पहले आपको विटामिन एच याद रखना है। और ये विटामिन एच नाम किसने दिया था, तो जॉर्ज ने इसे विटामिन एच का नाम दिया था। और प्राप्ति तो आपने ऊपर ही देख लिया कि अंडे के पीले भाग से होता है। तो यहाँ से आपको क्या क्या याद रखना है, यहाँ से आपके लिए कई पॉइंट बन जाते हैं। सबसे पहले तो इसको आपको बायोटिन के नाम से याद रखना है, विटामिन B7 के नाम से नहीं याद रखना है। बायोटिन की खोज किसने की थी या इसको किसने प्राप्त किया था, तो सन 1931 में कोजेलियम टोनिस ने इसे अंडे के पीले भाग से अलग किया और इसका नाम रख दिया बायोटिन। लेकिन इस विटामिन को विटामिन B7 बोले या बायोटिन को विटामिन एच नाम किसने दिया, तो वो दिया था जॉर्ज ने। जॉर्ज ने इसे जो है विटामिन एच नाम दिया। इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है, तो इसकी प्राप्ति कच्चे अंडे के पीले भाग से होती है। ये इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब हम जो जो पढ़ेंगे उसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बातें वही सब में करनी है, कार्य, विशेषता और इसके जो है अधिकता, कमी, बस यही 4 बातें आपको इसमें भी पढ़नी है। ठीक, अब हम देख लेते हैं बायोटिन की विशेषता। इसकी विशेषता क्या है, तो सबसे पहले तो यह एक रंगहीन यौगिक है। कैसा यौगिक है, रंगहीन यौगिक है। ताप के प्रति यह स्थिर होता है। ठंडे जल में अंशतः घुलनशील है, परंतु गर्म जल में यह क्या है, यह पूर्णतः घुलनशील होता है। किसमें, गर्म जल में। अम्ल और क्षार के प्रति अस्थिर होता है। ऑक्सीकरण से नष्ट हो जाता है। अल्कोहल में अल्प मात्रा में घुलनशील होता है। इतनी विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है, किसके बारे में, बायोटिन के बारे में ध्यान रखनी है। अब हम बायोटिन के कार्य के बारे में भी ध्यान रख लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था क्या कि कोएंजाइम के रूप में शरीर के चयापचय में जो आपके कार्बोज, वसा, प्रोटीन होते हैं, इनके चयापचय में शारीरिक वृद्धि और विकास, ये सब आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो इसके कार्य में हम सबसे पहले क्या देख लेते हैं, कोएंजाइम के रूप में ध्यान रखते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास हो गया, और क्या हो गया आपका, कार्बोज, वसा, इन सबके चयापचय में। फिर अगला महत्वपूर्ण क्या कार्य क्या आ जाता है, DNA तथा RNA का महत्वपूर्ण घटक है। कौन, बायोटिन। यह शरीर में फोलिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड और विटामिन B12 की उपयोगिता को बढ़ाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्या कि जो है DNA RNA का महत्वपूर्ण घटक तो है ही, यह शरीर में फोलिक एसिड और विटामिन वो पेंटोथेनिक एसिड और विटामिन B12 की उपयोगिता को बढ़ाता है। यह मांसपेशियों को स्वस्थ रखने में भी भूमिका निभाता है। कौन, बायोटिन। नोट में आपको कुछ दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, क्या कि कच्चे अंडे का सेवन करने वाले लोगों में बायोटिन की कमी हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो लोग कच्चे अंडे का ज़्यादा सेवन करते हैं उनके शरीर में जो है बायोटिन की कमी पाई जाती है, क्योंकि कच्चे अंडे में एविडिन नामक विषाक्त पदार्थ पाया जाता है। जो कच्चा अंडा होता है उसमें एविडिन नामक विषाक्त पदार्थ पाया जाता है। तो जो लोग कच्चे अंडे का अधिक सेवन करेंगे तो उनके शरीर में क्या हो जाएगा, वो बायोटिन की कमी हो जाएगी। ये जो बायोटिन होता है वो एविडिन होता है,
अंडे का जो विषाक्त पदार्थ होता है या बायोटिन का संश्लेषण नहीं होने देता है, इसलिए आपके शरीर में बायोटिन की कमी हो जाती है। ठीक। अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम, SIDS, इसे क्या कहते हैं? अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम कहते हैं या इसे खाट मृत्यु भी कहते हैं। कृत्रिम दूध का जो बच्चे अधिक सेवन करते हैं उनमें यह रोग हो जाता है। कौन सा? अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये किसके बारे में बताया गया है? ये आपको बताया गया है बायोटिन के बारे में। अब हम देख लेते हैं बायोटिन की कमी के प्रभाव भी देख लेते हैं। अगर आपके शरीर में बायोटिन की कमी हो गई है तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो त्वचा जो है वो खुरदरी हो जाएगी, रूखी हो जाएगी, चमकहीन हो जाएगी, बेजान हो जाएगी। क्या हो जाएगी? त्वचा रूखी, खुरदरी, बेजान और चमकहीन हो जाएगी, या हम कांतिहीन कह सकते हैं, हो जाएगी। चक्कर आने लगेगा, हाथ पैर की मांसपेशियों में पीड़ा होने लगेगी, भूख नहीं लगेगी, कभी-कभी रक्ताल्पता भी हो जाता है। किससे? बायोटिन की कमी से। तो क्या-क्या इसकी कमी के प्रभाव होते हैं? त्वचा खुरदरी, रूखी, चमकहीन और बेजान हो जाती है, चक्कर आने लगता है, हाथ पैर की पेशियाँ जो है वो उनमें पीड़ा होने लगती है और भूख नहीं लगती है, कभी-कभी रक्ताल्पता भी हो जाता है। आलस्य और सुस्ती भी रहती है और जल्दी थकान भी लगती है। और क्या हो सकता है? मतलब कई, और कभी-कभी तो जो है मानसिक रूप से इंसान जो होता है वो मानसिक रूप से परेशान हो जाता है, बेचैन रहने लगता है। तो ये सारे जो हैं सिम्पटम आपके किसके होते हैं, किसकी कमी होती है? ये सारे सिम्पटम जब होते हैं आपको, तो ये बायोटिन की कमी होती है। अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या आ जाता है? यही इतना था। बस हमने बायोटिन के बारे में यही इतना देखना था। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा आपको नहीं ध्यान रखना है। इसके अगर उत्सर्जन के बारे में पूछा जाता है तो इसका उत्सर्जन आवश्यकता से अधिक बायोटिन का जो है उत्सर्जन किस रूप में होगा? मैंने बताया जो भी आपका जल में घुलनशील विटामिन है उसमें अगर आपसे उसके उत्सर्जन के बारे में पूछा जाएगा तो वो ज़्यादातर मूत्र के द्वारा होगा। लेकिन अगर जो आपके वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं अगर उनका उत्सर्जन पूछा जाएगा तो वो आपको बहुत कम उनका उत्सर्जन होगा और वह मल के द्वारा होगा। जो भी उत्सर्जन होगा अल्प मात्रा में होगा और जो है मल के द्वारा होगा। और अगर इसके संग्रह की बात किया जाए तो संग्रह किसी भी अंग में या ऊतकों में नहीं होता है, इसका संग्रह होता ही नहीं है। आपको पता है जब यह जल में घुलनशील विटामिन है तो यह जल में घुलकर और जो है मूत्र के द्वारा उत्सर्जित हो जाता है। बस बाकी इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है कुछ, बस यही इतना जो था आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो यहाँ यही हो गया था। कौन-सा? ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था कि इसका जो है किसमें जो है होता है, जो कच्चे अंडे का अधिक सेवन करते हैं जो लोग, तो उनमें हो जाता है। और यहाँ भी उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि जो अंडा होता है उसमें कौन-सा पदार्थ पाया जाता है विषाक्त? एविडिन नामक विषाक्त पदार्थ पाया जाता है। और जो बायोटिन की कमी होने के और क्या कारण हो सकते हैं? जैसे अत्यधिक जो है जो लोग मद्यपान करते हैं, बार-बार दस्त आता है, बायोटिन रहित जो भोज्य पदार्थ अधिक सेवन करने से, कृत्रिम दूध मैंने आपको बता ही दिया। तो ये सब जो है, ये सब आपके बायोटिन की कमी करने के कारण हो सकते हैं, ठीक? अब हम देख लेते हैं अगला विटामिन हमारा क्या है? अगला विटामिन आ जाता है हमारा विटामिन B9। ये भी आपको B9 से नहीं ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है फोलिक एसिड के बारे में। आपसे विटामिन B9 तो शायद ही पूछा जाएगा। ये सब जब आप छोटे होते हैं ना, जो छोटी क्लासेस होती हैं उसमें पूछा जाता है विटामिन B5, विटामिन B4 विटामिन B9। लेकिन आप जब बड़े हो गए तो आपसे फोलिक एसिड पूछा जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है? फोलिक एसिड के बारे में ध्यान रखना है। अब हम इसके रासायनिक नाम के बारे में भी ध्यान रख लेते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है? फोलिक एसिड, मतलब अन्य नाम के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसका अन्य नाम क्या हो जाता है फोलिक एसिड का? फोलिक एसिड का अन्य नाम हो जाता है आपका फोलेसिन, विटामिन BM, अल्फा विटामिन। ये 3 बातें आपको फोलिक एसिड के बारे में ध्यान रखनी है। कौन-कौन सी? फोलेसिन, विटामिन M, अल्फा विटामिन। ये 3 बातें आपको इनके बारे में याद रखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट तो आपका M हो जाता है। हमने एक पढ़ा था विटामिन G, एक पढ़ा था विटामिन H और अभी पढ़ रहे हैं विटामिन M के बारे में। यह कहाँ से प्राप्त होता है? यह आपको पालक की पत्तियों से प्राप्त होता है। अब इसकी विशेषताएँ क्या-क्या होती हैं?
तो यह क्या होता है, ठंडे जल में अंशतः घुलनशील होता है, पूर्णतः नहीं घुलनशील होता है। यह पीले रंग का रवेदार पदार्थ होता है। सूर्य की परावैंगनिक किरणों के संपर्क में आने पर यह नष्ट हो जाता है। अम्लीय एवं प्रकाश के प्रति यह अस्थिर होता है, और ताप के प्रति क्या होता है, ताप के प्रति यह स्थिर हो जाता है। और यकृत तथा पालक में इसकी मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। इसकी एक विशेषता क्या होती है कि यह जो है यकृत में और पालक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक, अब हम इसके कार्य के बारे में भी देख लेते हैं, जैसा हम हर विटामिन के बारे में करते हैं। एक पॉइंट आपको यहाँ से और ध्यान रखना है कि भोज्य पदार्थों में ग्लूटेमिक अम्ल के साथ मिलकर पाया जाता है। किसमें? ग्लूटेमिक अम्ल के साथ मिलकर पाया जाता है। ये इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है फोलिक के बारे में। अब फोलिक एसिड के कार्यों के बारे में ध्यान रख लेते हैं कि फोलिक एसिड के क्या कार्य होते हैं। तो फोलिक एसिड जो होता है वो विटामिन B12 के साथ मिलकर अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण और परिपक्वता के लिए आवश्यक है। फोलिक अम्ल के अभाव में लाल रक्त कणिकाओं का परिपक्वन नहीं हो पाता है। जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, जब आपके शरीर में फोलिक एसिड की कमी हो जाएगी तो जो लाल रक्त कणिकाएं हैं ये परिपक्व नहीं हो पाएंगी। फोलिक अम्ल जो फोलिक एसिड होता है वह हिस्टिडीन, टायरोसिन तथा ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड के चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हमने अमीनो अम्ल के बारे में भी पहले नहीं शायद दूसरी क्लास में ही चर्चा किया था कि अमीनो अम्ल क्या-क्या होते हैं, कौन से होते हैं, एक आवश्यक और अनावश्यक। हमने आपको बताया था कि इनके बारे में जो आपके 10 आवश्यक, 5 अनावश्यक और 5 आंशिक रूप से आवश्यक हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है आपके हिस्टाडीन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन, ये आपके कौन से हैं? ये हैं आपके अमीनो अम्ल होते हैं। अब आपको बताना है कमेंट करके कि ये आवश्यक हैं या अनावश्यक हैं। ये आवश्यक और अनावश्यक कौन-कौन से हैं, एक बार आप कमेंट में लिख दीजिएगा, तो मुझे भी पता चलेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पिछला आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, या पढ़े हैं भूलते जा रहे हैं, या नोट किए हैं आप जो है उसको रिवाइज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब आ जाता है आपका प्रोटीन के चयापचय के लिए आवश्यक होता है और हार्मोन की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होता है क्या? आपका फोलिक एसिड। अब हमने ये देख लिए फोलिक एसिड के कार्य के बारे में चर्चा कर लिया। अब हम देखते हैं अगर फोलिक एसिड की कमी हुई है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे शरीर पर। तो फोलिक एसिड की कमी से सबसे पहले यहाँ से आपको याद रखना है, फोलिक अम्ल के अभाव में मेगलोब्लास्टिक एनीमिया यानी कि जिसे हम कहते हैं मेगलोब्लास्टिक रक्ताल्पता रोग हो जाता है। अगर जब आपको ये एनीमिया हो गया है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो गया है, तो इससे आपको क्या होगा, तो इसकी कमी से अस्थि मज्जा में जो लाल रक्त कणिका है, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण पर असर पड़ता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कम होता है, अतः रक्त में आरबीसी की कमी हो जाती है। इसी को ही क्या कहते हैं, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। हम लोग 4 प्रकार की एनीमिया के बारे में पढ़ेंगे। एक एनीमिया के बारे में हमने कल चर्चा किया था, एक एनीमिया हमारा यहाँ पे हो गया। जब लास्ट में हम चारों एनीमिया पढ़ लेंगे तो आपको मैं एक नोट बनवा के लिखवा दूंगी, वो चारों एनीमिया के बारे में आपको ध्यान रखना है कि कौन फोलिक एसिड की कमी से होता है, कौन सी विटामिन बी की कमी से होता है, कौन-कौन किसकी कमी से होता है। अगला आ जाता है फोलिक एसिड, ये 2 प्रकार का होता है। कौन-कौन सा? एक तो हो जाता है टेट्राहाइड्रोफोलिक अम्ल और दूसरा हो जाता है कंजुगेट फोलिक अम्ल। ये जो आपका टेट्राहाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, और जो कंजुगेट फोलिक एसिड होता है, यह फोलिक अम्ल और ग्लूटेमिक के साथ में मिलकर बनता है। तो ये आपके थे 2 फोलिक अम्ल, कौन-कौन से? एक था टेट्राहाइड्रोफोलिक अम्ल और दूसरा था कंजुगेट फोलिक अम्ल। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। अब आ जाता है आपका अवशोषण कि जो हमारा फोलिक एसिड है इसका अवशोषण कहाँ होता है? तो इसका अवशोषण होता है जेजुनम में। जेजुनम कहाँ किसका पार्ट है? हमने पहले भी देखा था। तो आपका जो जेजुनम होता है वो आपके छोटी आंत आंत का पार्ट होता है। ठीक?
आगे देख लेते हैं इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है। तो इसकी प्राप्ति आपको होगी हरे पत्तेदार सब्जियों से, यकृत से, अंकुरित अनाज से और छिलकों से। छिलके वाली जो दालें होती हैं उनसे इनकी प्राप्ति होगी। किसकी? फोलिक एसिड की। ठीक, तो आपको इतना याद रखना है फोलिक एसिड के कार्य के बारे में, इसकी कमी से होने वाले रोग के बारे में, इसकी विशेषताओं को ध्यान में रखना है। ये थे हमारे फोलिक एसिड। अब एक नया विटामिन आ जाता है जिसे हम बोलते हैं कोलिन। ठीक, अब हम कोलिन के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कोलिन क्या है। तो 1934 में बेस्ट तथा हंसमैन ने बताया था किसके बारे में? कोलिन के बारे में। कोलिन के बारे में किसने बताया था? तो कोलिन के बारे में बताया था वेस्ट तथा हंसमैन ने इसके बारे में बताया था। और इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है? तो इसकी प्राप्ति जो है वह मुर्गियों के अंडे से होती है। कोलिन जो है फास्फोलिपिड है। कोलिन क्या है? फास्फोलिपिड होता है। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? ये क्या कि कोलिन ट्रांसमिथाइलेशन क्रिया में भाग लेता है जिससे एसिटिल ईस्टर बनता है। एसिटिल ईस्टर बनता है जो स्नायु के संदेशों के आदान प्रदान की क्रिया में सहायक होता है। तो क्या है आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि जो ये आपका कोलिन होता है यह किस क्रिया में भाग लेता है? तो ट्रांसमिथाइलेशन क्रिया में भाग लेता है जिससे एसिटिल ईस्टर बनता है जो आपके स्नायु के संदेशों के आदान प्रदान की क्रिया में सहायक होता है। ठीक, ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम हर विटामिन के बारे में चर्चा करते हैं, हर विटामिन की विशेषता के बारे में चर्चा करते हैं, वैसे ही हमें कोलिन की विशेषता के बारे में भी चर्चा करनी है। ये जो आपको विटामिन अभी पढ़ाए जा रहे हैं या जो अभी कल भी आपको विटामिन बताए जाएंगे, वो सारे विटामिन आपके विटामिन बी ग्रुप के ही हैं। ये सभी विटामिन बी की ही फैमिली हैं। ये अलग से कोई विटामिन नहीं है। ठीक, ये मतलब कि आपका विटामिन बी ही चल रहा है, अभी बी समूह ही चल रहा है और अभी ये शायद कल समाप्त होगा, आज भी नहीं समाप्त हो गई। तो आपके कोलिन की विशेषता क्या है? कोलिन एक रंगहीन यौगिक होता है, जल सोखने की क्षमता रखता है। जो कोलिन होता है यह एक रंगहीन यौगिक होता है और जल को सोखने की क्षमता रखता है। पानी और अल्कोहल में घुलनशील होता है। इसका स्वाद कसैला होता है। उच्च ताप पर विघटित होकर मिथेलिमिन में बदल जाता है। ट्राइमिथेलेमिन में कौन बदलता है? तो आपका कोलिन जो होता है वो जब उच्च ताप से विघटित होता है, उच्च ताप पर विघटित होता है तो वह आपका बदल जाता है ट्राइमेथिलेमिन में बदल जाता है। आपको ये एक विशेषता यहाँ से ध्यान रखनी है। आपने देखा है जब आप विशेषताएं पढ़ते हैं तो कोई ना कोई एक टर्म आपको, कोई ना कोई एक शब्द ऐसा मिलता है जो वो सबसे अलग होता है। हमें उसी शब्द को ध्यान में रखना होता है क्योंकि जो विशेषताएं होती हैं, रंगहीन यौगिक है, जल में घुलनशील है, ताप के प्रति स्थिर है, पानी और अल्कोहल में घुलनशील है, ये सारी विशेषताएं तो सब में मिलती ही मिलती हैं। लेकिन जो आपको कोई कोई वर्ड अलग अलग मिल जाते हैं वही आपको ध्यान में रखने होते हैं। तो ये हो जाते हैं आपकी कोलिन की विशेषताएं। अब हम कोलिन के कार्य के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि कोलिन के क्या क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहला कार्य ये होता है इसका कि यह यकृत में वसा को जमा नहीं होने देता है। आपके शरीर में वसा के जमाव को रोकता है। कौन? कोलिन। और कोशिकाओं के निर्माण के लिए भी यह आवश्यक होता है। मुर्गियों में अंडे देने की क्षमता में भी वृद्धि करता है। विटामिन के संश्लेषण में भी कार्य करता है। आपको पता है ये जो हमारा कोलिन है ये बहुत ही, इसमें आप देख रहे होंगे इसके हर कार्य अलग अलग हैं। हमने बाकी सब में कार्य में पढ़ा था कि शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायक हैं और चयापचय में सहायक हैं, इन सब चीज़ों को देखा था। लेकिन ये जो विटामिन कोलिन है यह जो है जानवरों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले क्या है, यह जो कई जानवरों की शारीरिक वृद्धि में जो है ये कोलिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे हमने अभी तक पढ़ा था तो अलग विटामिन था हमारा, लेकिन अभी जो हम कोलिन पढ़ रहे हैं ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट किसके लिए है? तो जानवरों के लिए है। तो क्या होता है कि जानवरों के शारीरिक वृद्धि और विकास में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शरीर में वसा के जमाव को भी रोकता है।
मुर्गियों में अंडे देने की क्षमता में भी वृद्धि करता है, क्षमता प्रदान करता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो उनमें अंडे देने की क्षमता का ह्रास होता है। और क्या होता है, कोशिकाओं के निर्माण में भी सहायक होता है, विटामिन के संश्लेषण में भी सहायक होता है। तो ये सारे कार्य हो जाते हैं कोलिन के, ठीक? कोलिन के इतने कार्य होते हैं। अब हम देख लेते हैं इसकी प्राप्ति क्या होती है, कहाँ से होती है। तो जो आपका कोलिन है, इसकी प्राप्ति जो होती है आपको अंडे के पीले भाग में होती है, यकृत से होती है और दालों में होती है। इसकी प्राप्ति कहाँ-कहाँ से होती है? अंडे से होती है, यकृत से होती है, मतलब अंडे के पीले भाग से होती है, यकृत में होती है और दाल से होती है। अब इसके अवशोषण कहा जाता है, इसका अवशोषण कहाँ होता है? तो इसका अवशोषण छोटी छोटी आंत में होता है, इसका संग्रह नहीं होता है। आपको पता ही है, जब यह जल में घुलनशील है तो इसका विसर्जन कैसे होगा? इसका विसर्जन होता है मूत्र के द्वारा। तो ये इतनी बातें आपको कोलिन के बारे में याद रखनी है। हमने क्या-क्या पढ़ लिया है? हमने विटामिन B1 पढ़ लिया, B2 पढ़ लिया, B3 पढ़ लिया, B5 पढ़ लिया, B6 पढ़ लिया, B7 पढ़ लिया, B9 पढ़ लिया और कोलिन के बारे में पढ़ लिया। अभी हमें इनोसिटॉल के बारे में पढ़ना है, पाबा के बारे में पढ़ना है और विटामिन B12 के बारे में पढ़ना है। इतनी चीज़ें हमें अभी विटामिन B के ग्रुप में पढ़नी है। उसके बाद हमारा बच जाएगा विटामिन C। तो शायद से 2 क्लास और होगी अभी इसकी, ठीक? तो आज जो हमने विटामिन पढ़ लिया वो कौन-कौन सा पढ़ा? आज जो हमने विटामिन पढ़ा, एक तो कोलिन के बारे में पढ़ा और दूसरा हमारा था फोलिक एसिड के बारे में हमने पढ़ा और एक पढ़ा हमने बायोटिन के बारे में। तो ये सारी हमने बातें कर ली, ये भी हमारे सब जो है विटामिन बी के ही समूह हैं। तो आज के लिए बस यही इतना रखते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।